हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है तो विकास कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी है शैशवावस्था से, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। विकास कब से शुरू होता है? विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। तो ऑप्शन ए हमारा है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो आप देखेंगे तो स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन यह आपका किशोरावस्था में समाहित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? हमें बताना है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। तो संवेदनशील अवधि का अर्थ होता है कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब साथियों की राय महत्वपूर्ण हो जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? इस अवस्था को आपका किशोरा अवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह अवस्था आपका किशोरावस्था कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? हमें बताना है कि आपका मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन ए हमारा है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, ऑप्शन बी हमारा है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सीखने की क्षमता का विकास, ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक खेल का उभरना और ऑप्शन डी है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो आपका मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है? तर्क संगत विचार का विकास होता है जो क्या होते हैं? जो आपका प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ऑप्शन ए हमारा है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ऑप्शन बी है अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऑप्शन सी है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ऑप्शन डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से क्या है? एक दूसरे से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है वयस्क अवस्था से, ऑप्शन सी है शैशवावस्था से, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था से। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैशवावस्था से। तो आपका सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होता है? तो ये आपका
शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? मानव विकास किस पे निर्भर होता है? तो ऑप्शन ए है उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन बी है उसके वातावरण पर, ऑप्शन सी है उसकी वृद्धि पर, ऑप्शन डी है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे। तो मानव विकास किस पे निर्भर होता है? तो मानव विकास आपका उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, इन दोनों पे क्या होता है? डिपेंड होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे की विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए, मित्रों की जानकारी या व्यवहार की जानकारी, ज्ञान की जानकारी, या ऑप्शन डी है कक्षा के साथियों की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यवहार। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ऑप्शन ए है मानव व्यवहार का, ऑप्शन बी है मानव सिद्धांतों का, ऑप्शन सी है शैक्षिक सिद्धांतों का, ऑप्शन डी है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह आपका मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो ऑप्शन ए हमारा है माध्यमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक है? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, ऑप्शन बी है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ऑप्शन सी है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, ऑप्शन डी है बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है। तो वह गुण जो आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सामाजिक गुण, ऑप्शन बी है आनुवांशिक गुण, ऑप्शन सी है व्यवहारिक गुण, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत गुण। तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुण को आनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि? तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन बी है विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन सी है विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है, ऑप्शन डी है विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास आपका सिर से पैर की ओर होता है। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है?
तो विचार की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है? तो ऑप्शन ए है प्रकृति का, ऑप्शन बी है पोषण का, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकास की वर्तमान विचारधारा में आपका प्रकृति और पोषण दोनों का महत्व है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि आपका दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? आनुवांशिकता को किस प्रकार का आपका सामाजिक संरचना माना जाता है? ऑप्शन ए है गौण, ऑप्शन बी है गत्यात्मक, ऑप्शन सी है स्थिर, ऑप्शन डी है प्राथमिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गौण। तो आपका आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ऑप्शन ए हमारा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणात्मकता, ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन। तो आपका निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार हैं? तो आपका शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक आपका विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो ऑप्शन ए हमारा है आँखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूति, ऑप्शन डी है आपका चिंतन पैटर्न। तो आनुवंशिकता इसमें से कौन है? तो आनुवंशिकता संबंधी कारक इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आँखों का रंग। तो आँखों का रंग क्या है? यह आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है? तो ऑप्शन ए है वातावरण वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार विद्यालय, ऑप्शन डी है समाज परिवार। तो बालक को जो मूल प्रवृत्ति आपका वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास आपका डैश में होता है, तो वातावरण में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ आपका वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास आपका वातावरण में होता है। तो इस तरह हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।